गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम नीति आयोग स्ट्रक्चर एंड प्लानिंग के तहत नीति आयोग क्या है, नीति आयोग को बनाने के पीछे औचित्य क्या है, नीति आयोग के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं, व्हाट आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ नीति आयोग, इन सबके बारे में चर्चा करेंगे। 2014 के मध्य में केंद्र में एक मजबूत और स्थिर सरकार पदारूढ़ हुई। नई सरकार में कई क्षेत्रों में नई ऊर्जा और उत्साह का वातावरण देखा जा रहा था। देश में वृद्धि और विकास को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से संघीय ढांचे को पुनर्परिभाषित करने का प्रयास किया गया। अब हम राज्यों को मजबूत बनाने और आगे करने की दिशा में एक नीतिगत परिवर्तन देख रहे हैं, जिससे कि उन्हें अधिक वित्तीय उत्तरदायित्व दिया जा सके और उनका वित्तीय दायरा भी बढ़ाया जा सके। इस दिशा में अपने वायदों पर कायम रहते हुए भारत सरकार ने योजना आयोग को भंग करके इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की है। नीति NITI का अर्थ है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सरकार इस नई संस्था में टीम इंडिया का उदय देखने को इच्छुक है। योजना से नीति की और इस परिवर्तन के बारे में अभी से कुछ नतीजों पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। पुरानी और नई संस्थाओं के बीच कोई अकादमिक तुलना भी वर्तमान में संभव नहीं है। समय बीतने के बाद ही इस पर कोई निर्णय लिया जा सकता है। फिर महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत अब भी एक नियोजित अर्थव्यवस्था है और देखिए, नीति आयोग के बनने के पूर्व और उसके पश्चात भारत सरकार द्वारा जारी दस्तावेज पर जो है ये हम जो चर्चा करेंगे वो उस पर आधारित है। और इन दस्तावेजों में भारत सरकार ने एक नई संस्था की जरूरत के पीछे कारण बताए हैं तथा इसके साथ ही नई संस्था के लिए एक बहु उत्साहजनक और गैर पारंपरिक भूमिका और प्रकार भी इसके निश्चित किए गए हैं। और देखिए, पहली बार सबसे पहले इस बारे में 10वीं योजना में जो 2002 से 7 के बीच में चली, उसमें पहली बार NDA के शासन में एक दस्तावेज में यह आह्वान किया गया कि यदि राज्य विकसित हो तो देश भी विकसित होगा। हम विकेंद्रित नियोजन की और एक परिवर्तन देखते हैं और इस जो लक्ष्य अनुश्रवणीय जो लक्ष्य है उसका नया विचार इस योजना अवधि में आया था और जिसमें राज्यों को नियोजित विकास की प्रक्रिया में अधिक भागीदारी तथा जिम्मेदारी प्रदान की गई थी। और इस योजना अवधि में कुछ और कदम भी उठाए गए जिसका कि विकास प्रक्रिया की मुख्य धारा में राज्य अधिकाधिक शामिल हैं। अब इसको पीछे देखिए, जो इसके नीति आयोग के बनाने के पीछे औचित्य क्या है, रैशनल क्या है, उसको हम देख लेते हैं। व्हाट इज द रैशनल? भारत का रूपांतरण, वी नीड टू ट्रांसफॉर्म इंडिया। देखिए, सरकार नीति आयोग की सहायता से भारत के विकास एजेंडा को रूपांतरित करना चाहती है और उसमें योजना से नीति की ओर का आह्वान किया है। भारत में पिछले 6 दशकों में भारी नीतिगत परिवर्तन हुए हैं, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रौद्योगिकी, जनसांख्यिकी के रूप में, और सरकार की भूमिका भी राष्ट्रीय विकास के लिए उसी प्रकार समानांतर रूप से विकसित होती रही है। बदलते समय के साथ समायोजन के लिए सरकार ने नीति आयोग को भारत के लोगों की जरूरत और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए साधन के रूप में स्थापित किया है। और सरकार की सोच है कि नई संस्था विकास प्रक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करेगी तथा विकास के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण रखते हुए इस सार्वजनिक क्षेत्र में भारत सरकार की सीमित परिधि से बाहर जाकर अनुकूल वातावरण का निर्माण करेगी। और सबसे पहला है इसमें देखिए, बदलते भारत की जो रूपरेखा निश्चित की गई है। सरकार ये मानती है कि योजना आयोग ने भारत की अच्छी सेवा की है, लेकिन पिछले 65 वर्षों में भारत नाटकीय रूप से बदला है, वो भी अनेक स्तरों और पैमानों पर। और इन परिवर्तनकारी शक्तियों ने भारत की शक्ल बदल दी है और विशेष रूप से 5 क्षेत्रों में हम देखेंगे अभी कि विकास जो चेंज जो आया है भारत में। सबसे पहला है जनसांख्यिकी परिवर्तन, डेमोग्राफिक शिफ्ट। भारत की जनसंख्या तिगुनी बढ़कर 121 करोड़ तक पहुंच गई है। इसके अंतर्गत शहरी जनसंख्या में जुड़ी 30 करोड़ की आबादी भी शामिल है। इसके साथ ही 35 वर्षों से कम उम्र के 55 करोड़ युवा जनसंख्या का हिस्सा बने हैं। विकास, साक्षरता और संचार के बढ़ते स्तर के साथ लोगों की आकांक्षाएं, अभाव व अस्तित्व के स्तर से आगे बढ़कर
सुरक्षा व अधिशेष तक जा पहुंची है। और आज का भारत बिल्कुल बदला हुआ भारत है और भारत की शासन व्यवस्था को इस बदले हुए भारत की जरूरतों के अनुरूप बदलना है। दूसरी बात हम देखते हैं, देयर इज इकोनॉमिक शिफ्ट। भारत की अर्थव्यवस्था में भी भारी बदलाव आया है। इसका 100 गुना विस्तार हुआ है। सकल घरेलू उत्पाद 1000 करोड़ रुपए से शुरू होकर 100 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है वर्तमान मूल्यों पर। और इस प्रकार आज यह विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एक है। भारत के जीडीपी में कृषि के हिस्से में भारी गिरावट आई है, 50% से गिरकर 15%। पहली योजना 2400 करोड़ के रुपए के योजना आकार से बढ़कर आज 12वीं योजना का योजनाकार 43 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है। प्राथमिकताएं, रणनीतियां और संरचनाएं जो योजना आयोग के जन्म के समय से चली आ रही है, अब बदलनी चाहिए। इस व्यापक परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में भारत में योजना प्रक्रिया की प्रकृति को भी बदलने की जरूरत है, ऐसा सरकार मानती है। इसलिए नीति आयोग की स्थापना करना जरूरी हो गया। फिर परिवर्तित निजी क्षेत्र, चेंज्ड प्राइवेट सेक्टर भी हम देख सकते हैं। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति तथा इसमें सरकार की भूमिका में भारी परिवर्तन आया है और लगातार खुलती और उदारीकृत होती अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की आज एक अत्यंत जीवंत और गतिशील भूमिका है। निजी क्षेत्र मात्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मुहाने पर ही नहीं बल्कि वैश्विक पैमाने और पहुंच के साथ अपनी सार्थक भूमिका निभा रहा है। और यह बदले हुए आर्थिक परिदृश्य प्रशासनिक बदलाव की जो मांग करता है, जिसमें सरकार की भूमिका आदेश और नियंत्रक परिस्थितिक प्रणाली में संसाधनों के आवंटन से आगे बढ़कर एक बाजार पारिस्थितिकी प्रणाली को निवेशित, समर्थित और नियमित करने की होनी चाहिए। और राष्ट्रीय विकास को अब सार्वजनिक क्षेत्र से परे देखने की जरूरत है। सरकार को पहले प्रदायक और अंतिम आश्रय तथा अर्थव्यवस्था के बड़े खिलाड़ी की अपनी भूमिका में परिवर्तन करके एक सामर्थ्यकारी वातावरण का पोषण करने वाली उत्प्रेरक की भूमिका में आना चाहिए, जहां की छोटे से छोटे उद्यमियों से लेकर बड़े से बड़ी कंपनियों की उद्यमशीलता परवान चले। और सरकार देखिए जन कल्याण के क्षेत्र, खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा रोजगार आदि पर अपने बहुमूल्य संसाधनों को अधिक खर्च कर सकेगी। अगर ऐसा हुआ तो फिर एक और चीज जो चेंज देखा जा रहा है नए भारत में, वो है भूमंडलीकरण की शक्तियां, फोर्सेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। हाल ही के दशक में बहुत हद तक दुनिया भी एक विश्व ग्राम के रूप में विकसित हुई है। विभिन्न देश और समाज आपस में आधुनिक परिवहन, संचार, जनमाध्यम तथा अंतरराष्ट्रीय बाजार एवं संस्थाओं को अंतरजाल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। ऐसे वातावरण में भारत की आर्थिक क्रियाएं वैश्विक गतिशीलता को बढ़ाती है। साथ ही हमारी अर्थव्यवस्था भी सुदूर घट रही घटनाओं से भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहती। इसलिए सरकार के कामकाज को जोड़कर आर्थिक नीति की रूपरेखा में विश्व आर्थिक प्रणाली से हमारा जुड़ाव की वास्तविकताओं को शामिल करना चाहिए। फिर है रोल ऑफ स्टेट्स, राज्यों की भूमिका। भारतीय राज्यों का विकास केंद्र के उपांगों से शुरू होकर राष्ट्र विकास के वास्तविक चालकों के रूप में हुआ है। इसलिए राज्यों का विकास राष्ट्रीय लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि राज्य के विकास में ही देश की प्रगति है। और इसलिए इस कारण केंद्रीय नियोजन में सबके प्रति समान व्यवहार दृष्टिकोण स्वाभाविक रूप से अंतर्विष्ट रहता है, लेकिन अब ये व्यवहारिक नहीं रह गया है। राज्यों को भी सुना जाना जरूरी है और उन पर भी कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त लचीलापन प्रदान किया जाना चाहिए। फिर है प्रौद्योगिकी परिप्रेक्ष्य, टेक्नोलॉजी पैराडाइम। प्रौद्योगिकी प्रगति तथा सूचना प्रसारण ने भारत की सृजनशील ऊर्जा के लिए द्वार खोल दिए हैं। इससे हमारी वैविध्यपूर्ण क्षेत्र और पारिस्थितिकी प्रणालियों एक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा समाज में विन्यसित कर दिया है और इससे समन्वय और सहकार का मार्ग प्रशस्त हुआ है। और इस तरह से हम देखते हैं कि चेंज मस्ट कम और नीति आयोग की इसी परिप्रेक्ष्य में नीति आयोग की स्थापना की गई है। अब हम देखते हैं नीति आयोग के कार्य क्या क्या है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ नीति आयोग। देखिए, एक परिपक्व भारतीय राष्ट्रीयता के निर्माण की प्रक्रिया में देश ने बहुलतावाद तथा विकेंद्रीकरण को व्यापक रूप से मान्य किया है और अपनाया है। और इसके मद्देनजर केंद्र सरकार के राज्य सरकारों एवं स्थानीय स्तरों की संस्थाओं के प्रति दृष्टिकोण में व्यापक परिवर्तन की दरकार है। राज्य सरकार और स्थानीय निकायों को भी विकास प्रक्रिया में बराबर का भागीदार बनाना आवश्यक है और इसके लिए जो बदलाव होने चाहिए वो है उनकी विकासात्मक जरूरतों और आकांक्षाओं को समझना, राष्ट्रीय नीतियों और कार्यक्रम में लचीलापन लाते हुए विविध स्थानीय वास्तविकताओं का समावेश करना। इस प्रकार नई संस्था नीति आयोग को टीम इंडिया के नए सिद्धांत के अनुरूप तैयार होना है। औपचारिक रूप से जो इसके मुख्य प्रकार्य हैं,
सबसे पहला है सहकारी और प्रतियोगिता पूर्ण संघवाद, कोऑपरेशन एंड कॉम्पिटिटिव फेडरेशन। यह सहकारी संघवाद के संचालक का प्राथमिक मंच होगा, जिसमें राज्यों की राष्ट्रीय नीतियां बनाने में सहभागी बनाया जाएगा और साथ ही गुणात्मक और परिमाणात्मक लक्ष्यों के समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की संयुक्त अधिकार शक्ति का उपयोग किया जाएगा। ऐसा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच व्यवस्थित और संगठित अंतःक्रियाओं के माध्यम से संभव होगा, जिसमें विकास के मुद्दों के प्रति समझ बनाकर रणनीतियों और कार्यान्वयन प्रक्रियाओं को लेकर सर्वसम्मति प्रदान करने की कोशिश की जाएगी। इस प्रकार केंद्र से राज्य की ओर की एक तरफा नीति के स्थान पर सतत केंद्र राज्य सहभागिता की नीति अपनाई जाएगी और आयोग इस सहयोग का इस प्रकार बढ़ाने में मदद करेगा कि एक प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा मिले, केंद्र राज्य के साथ तथा राज्य केंद्र के साथ प्रतिस्पर्धा करें, साथ ही राज्य आपस में भी प्रतिस्पर्धा करें। इस प्रकार देश के विकास का एक संयुक्त अभियान शुरू हो। फिर है शेयर्ड नेशनल एजेंडा, साझा राष्ट्रीय एजेंडा। इससे देश के विकास की प्राथमिकताओं और रणनीतियों के प्रति एक साझा विजन विकसित होगा, राज्यों की सक्रिय भागीदारिता के साथ। इससे राष्ट्रीय एजेंडा की एक रूपरेखा बनेगी, जिसका कार्यान्वयन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री करेंगे। फिर केंद्र राज्यों का सच्चा मित्र, स्टेट्स बेस्ट फ्रेंड एट द सेंटर। केंद्र राज्यों को उनकी अपनी चुनौतियों का सामना करने में सहायता प्रदान करेगा, जो अनेक माध्यमों से संभव होगा, जैसे मंत्रालयों के साथ समन्वय करके, केंद्र में उनके विचार को स्थापित करके तथा परामर्श, सहयोग तथा क्षमता निर्माण के द्वारा। फिर है विकेंद्रित नियोजन, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। नए निकाय को नियोजन प्रक्रिया की पुनर्रचना करके इसे सतह उधर मॉडल के रूप में विकसित करना है। राज्यों को मजबूत बनाते हुए उन्हें नीचे की स्थानीय सरकारों को सशक्त बनाने के लिए मार्गदर्शन करना है, जिससे कि ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाओं के सूत्रण की एक प्रक्रिया विकसित की जा सके, जिसका समाहार सरकार के उच्च स्तरों पर हो सके। फिर है दृष्टि और परिदृश्य नियोजन, विजन एंड सिनेरियो प्लानिंग। भारत के भविष्य के मध्य और दीर्घकालीन रणनीतिक रूपरेखा का प्रकल्प तैयार करना, योजनाओं, क्षेत्रों और समय से आगे सभी संभव वैकल्पिक धारणाओं को शामिल करते हुए। और यही राष्ट्रीय सुधार एजेंडा के चालक हैं, जो महत्वपूर्ण अंतरों की पहचान करके अब तक इस्तेमाल नहीं की गई क्षमताओं का पूरा उपयोग करेंगे। इन्हें अपनी सफलता तथा उपादेयता के प्रति आंतरिक रूप से सचेत और गतिशील होगा और ऐसा वातावरण सृजित करना होगा, जिसमें उभरती प्रवृत्तियों का समावेश किया जा सके और नई चुनौतियों का उत्तर दिया जा सके। और फिर है क्षेत्र रणनीति, डोमेन स्ट्रेटजीज। प्रक्षेत्रीय और अंतर प्रक्षेत्रीय विशेषज्ञता और विशिष्टता का भंडार निर्मित करके केंद्रीय मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों के विकास नियोजन तथा समस्याओं का समाधान करने में सहायता प्रदान करना भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। फिर है विशेषज्ञता का अंतर्जाल, नेटवर्क ऑफ एक्सपर्टीज। सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों में बाहरी विचारों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के एक सहयोगी समुदाय के माध्यम से शामिल करना। फिर है ज्ञान और नवाचार केंद्र, नॉलेज एंड इनोवेशन हब। यह निकाय सुशासन पर शोध और सर्वोत्तम प्रचलनों का एक संग्राहक, एक्यूमुलेटर तथा प्रसारक बने और एक आधुनिक संसाधन केंद्र के माध्यम से जो इनकी चिन्हित करे, विश्लेषण करे तथा उसकी प्रतिकृति को साझा करे। फिर नेक्स्ट है हार्मोनाइजेशन, सुसंगतिकरण। सरकार ने विभिन्न स्तरों की प्रक्षेत्र कार्यवाहियों में सुसंगतता स्थापित करना, विशेषकर एक दूसरे प्रक्षेत्र को प्रमाणित करने वाले मुद्दों को शामिल होने पर संचार, समन्वय, सहयोग और समस्त हितधारकों के अभिसरण के माध्यम से। फिर है संघर्षों का समाधान, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अंतर प्रक्षेत्रीय, अंतर विभागीय, अंतर प्रांतीय तथा केंद्र राज्य के बीच पारस्परिक सहमति को एक मंच प्रदान करना और सबके हित में सर्वसम्मति का निर्माण करना। फिर है विश्व के साथ अंतरराष्ट्रीय समन्वय, कोऑर्डिनेटिंग इंटरफेस विद द वर्ल्ड। यह एक नोडल पॉइंट होगा कि भारत के विकास के लिए वैश्विक विषय विशेषज्ञता तथा संसाधनों का रणनीतिक इस्तेमाल किया जाए। फिर है आंतरिक परामर्शिता, इंटरनल कंसल्टेंसी। यह निकाय नीति और कार्यक्रम को डिजाइन करने में केंद्र तथा राज्यों को आंतरिक परामर्शिता प्रदान करेगा, जिनमें विकेंद्रीकरण, लचीलापन तथा परिमाणोन्मुखता पर विशेष बल होगा। इसमें सार्वजनिक निजी भागीदारी की रचना तथा कार्यान्वयन संबंधी विशेष
कुशलता भी शामिल होगी। क्षमता निर्माण फिर है कैपेसिटी बिल्डिंग, सरकार में क्षमता निर्माण तथा प्रौद्योगिकी स्तर उन्नयन के लिए तैयारी पर जोर दिया जाएगा, जो कि अद्यतन वैश्विक प्रवृत्ति तथा प्रबंधकीय तथा तकनीकी जानकारी पर आधारित होगा। फिर है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, अनुश्रवण और मूल्यांकन, यह नीतियों और कार्यक्रमों का अनुश्रवण और मूल्यांकन करेगा, साथ ही उनके प्रभाव का मूल्यांकन भी कार्य प्रदर्शन मैट्रिक्स तथा व्यापक कार्यक्रम मूल्यांकन के आधार पर करेगा। और यह न केवल कमजोरियों और अवरोधों को चिन्हित करेगा और उनका निदान करेगा, बल्कि आंकड़ा संचालित डेटा ड्रिवन नीति निर्माण के माध्यम से अधिक कार्यकुशलता तथा प्रभावकारिता को प्रोत्साहित करेगा। फिर नीति आयोग का मार्गदर्शक सिद्धांत यानी गाइडिंग प्रिंसिपल देखते हैं हम अब। सरकारी दस्तावेजों में नई संस्थान के उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट हैं। अपने कामकाज को अंजाम देते हुए संस्था विकास के एक ऐसे विजन से निर्देशित होगी जो समावेशी है, समत्वपूर्ण है और धरणीय है। संस्था को सशक्तिकरण की ऐसी रणनीति के साथ कार्य करना है जो कि मानवीय गरिमा तथा राष्ट्रीय आत्मसम्मान पर आधारित हो। दस्तावेज इसके लिए स्वामी विवेकानंद को उद्धृत करता है कि हर किसी को उसमें अपने उच्चतम आदर्शों के लिए संघर्ष करने को प्रेरित करना। ये जो संस्था है नीति आयोग को एक ऐसे विकास मॉडल का अनुसरण करना है जो सर्वोन्मुखी, व्यापक, समावेशी हो और समग्र हो। सबसे पहला है अंत्योदय का जो है प्रिंसिपल, गरीबों, सीमांत पददलितों का उत्थान और इसको प्राथमिकता देना है। फिर विकास अपूर्ण तथा अर्थहीन है यदि मुख्यधारा से सबसे दूर खड़े व्यक्ति का स्पर्श नहीं करता वो। फिर गरीबी से भयानक और दुखदायी कोई और चीज नहीं है। फिर दूसरा है समावेश, इंक्लूजन का प्रिंसिपल, असुरक्षित और सीमांत वर्गों का सशक्तिकरण। देखिए ये जो दस्तावेज है यह हर प्रकार का जो भेदभाव है लिंग, क्षेत्र, जाति, धर्म, वर्ग आदि का, इसका निराकरण करता है और समावेशिता के महत्व को रेखांकित करता है। फिर है गांव, विलेज, विकास प्रक्रिया से गांव को जोड़ना, अपने लोकाचारों व संस्कृति की तलशिला की जीवन शक्ति एवं ऊर्जा का उपयोग करना। फिर है जनसंख्यात्मक लाभ, डेमोग्राफिक डिविडेंड, अपनी सबसे बड़ी पूंजी भारत के लोगों की क्षमता का उपयोग उनकी शिक्षा, कौशल विकास, सशक्तिकरण के माध्यम से उन्हें उत्पादक आजीविका अवसर उपलब्ध कराकर। फिर है जन सहभागिता, पीपल्स पार्टिसिपेशन, विकास प्रक्रिया को जनचालित बनाने के लिए एक जागृत और सहभागी नागरिक को सुरक्षा सुशासन का वास्तविक चालक बनाना। इसके लिए हमारे विस्तारित परिवार के अंग अप्रवासी भारतीयों को शामिल करना जो दुनिया भर में फैले हैं, जिनकी भू आर्थिक और भू राजनीतिक शक्ति महत्वपूर्ण है और उनका उपयोग भारत के विकास में किया जाना चाहिए। फिर है गवर्नेंस, अभिशासन, एक खुले, पारदर्शी, उत्तरदायी, तत्पर और उद्देश्यपरक अभिशासन की स्थापना जो लागत से उत्पादन से परिणाम की ओर अंतरित और एकाग्र हो। फिर है धरणीयता, सस्टेनेबिलिटी, नियोजन और विकास प्रक्रिया के केंद्र में धरणीयता हो जो कि पर्यावरण के प्रति सम्मान की भारी प्राचीन परंपराओं पर आधारित हो। थैंक यू।